इकोनॉमी एनालिसिस या इकोनॉमिक एनालिसिस। जिसे हम लोग आज सीखने वाले हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर कैरिंग फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने बेसिक कुछ टेक्निक्स टूल्स कल देखे थे। देन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर कैरिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। ये 4 पॉइंट हम लोगों को आज के पहले लेक्चर में कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक एनालिसिस। Economics is split between analysis of how the overall economy works and how a single market function. Economics divided into two categories. One, microeconomics and macroeconomics. ये हम लोगों ने 12th में सीखा था, macro and microeconomics, right? Microeconomics is concerned with how supply and demand interact in individual market for goods and services. जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब देखे थे, तो वो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखे थे कि इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए या इंडिविजुअल मार्केट में पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए जो डिमांड और सप्लाई होती है वो किस तरह से उनकी प्राइस को चेंज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड बढ़ी, डिमांड इंक्रीज हुई, तो साइमल्टेनियसली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज के लिए प्राइसेस जो होती है वो भी इंक्रीज होगी। इफ डिमांड वहां पे कम रही तो उन्हीं के लिए प्राइसेस भी कम हो सकती है, वाइस वर्सा, राइट। और सप्लाई के लिए क्या होता है? सप्लाई के लिए जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी या प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, उसी तरह उससे वाइस वर्सा इनवर्स रिलेशनशिप होता है सप्लाई में। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल हो तो उन कमोडिटीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस होती है वो कम होती है, राइट। ज़्यादातर और वाइस वर्सा कि सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ेगी और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइसेस कम होगी। से फॉर एग्जांपल किसी भी कमोडिटी मार्केट के लिए या कमोडिटी के लिए ले, कोई भी कमोडिटी जो होती है उन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए अगर रेनी सीजन में हम लोग वेजिटेबल्स जो मिलती हैं, उन वेजिटेबल्स अगर ज़्यादा उनकी सप्लाई मार्केट में रही तो उनके लिए प्राइसेस कम होते हैं, और अगर सप्लाई कम हुई तो प्राइसेस ज़्यादा होते हैं इन पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के लिए। आपने ओनियन रेट्स पिछले कुछ दिनों में देखे ही होंगे, है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो तो हो गया, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इट इज कंसर्न विद हाउ द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क्स। इट स्टडीज सच थिंग्स एज एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन एंड द न्यूज स्टोरीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी डिबेट्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये मैक्रो इकोनॉमिक का छोटा पार्ट है कि हम लोग और डीप में जाके सीखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, कि जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, या फिर उनसे रिलेटेड डायरेक्ट होने वाले इफेक्ट हो, या फिर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो, या फिर पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए किस तरह की अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे है, उन्हें हम लोग स्टडी करते हैं। या फिर वाइस वर्सा उनके लिए जो डिक्लाइनिंग स्टेजेस होंगी उनके लिए क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उन्हें हम लोग स्टडी करते हैं। नॉर्मली जब इकोनॉमिक एक्टिविटी लो लेवल पे होती है तो स्टॉक प्राइसेस भी लो लेवल पे होती है। When level of economic activity is high level, then stock prices are high, reflecting the prosperous outlook for sales and profit of the firm. अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारी इंडिया में, हमारे देश में जो कोई भी दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
तो ये निफ्टी और सॉरी एनएससी और बीएससी, इनकी जो इंडाइसेस है, जो फ्लैगशिप इंडाइसेस है, वो फ्लैगशिप इंडाइसेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऐसी है। तो अगर निफ्टी 50 हमारे लाइफ टाइम हाई पे आज की तारीख में ट्रेड कर रही है 16,650, मोर देन दैट, राइट। तो ऐसे लेवल पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कंट्री में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी, या फिर आने वाले फ्यूचर में अच्छी खासी हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस दिख रहे होंगे। इसलिए इस तरह के नंबर्स हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, ये हमारे लिए इंडिकेटर्स बन जाते हैं, और यही हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। अब प्रिंसिपल्स में जो देखना है जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट जो दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड है, ये हमारे लिए है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सिंपल प्रिंसिपल है, ज़्यादा डीप हम लोगों को सीखना नहीं है, सिर्फ हम लोग इसे ओवरव्यू करने वाले हैं। Microeconomics, in its examination of behavior of individual consumer and firm, is divided into consumer demand theory, production theory, and related topics such as nature of market competition, economic welfare, the role of imperfect information in economic outcomes, and at the most abstract, general equilibrium, which deal simultaneously with the many markets। अब हम लोगों ने कुछ मार्केट टाइप्स भी देखे थे, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा जो हमारी कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट हम लोग कहते हैं, तो उसमें परफेक्ट मार्केट, परफेक्टली इनलास्टिक मार्केट, राइट, इनलास्टिक मार्केट, इस तरह की जो कंपिटिटर्स के लिए, या फिर ओलिगोपोली, डिओपोली, इस तरह के कुछ मार्केट्स होता है। ये सभी डीप स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मच इकोनॉमिक एनालिसिस इज microeconomic in nature. It concerns such issues as the effect of minimum wages, taxes, price supports, or monopoly on individual markets, and is filled with the concepts that are recognizable in the real world. It has applications in the trade, industrial organization, and market structure, that is labor economics, public finance, and welfare economics. Microeconomic analysis offers insights into such disparate efforts as making business decisions or formulating the public policies। जो हमारी बिजनेस डिसीजंस होती है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम लोग लेते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जिसे हम लोग कहते हैं, ये सभी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हमारी कुछ इस तरह से परफॉर्म की जाती है या इस तरह से ली जाती है, जो इन बेसिक छोटे छोटे फैक्टर्स जो होंगे, उन छोटे छोटे फैक्टर्स को भी कंसीडर करती है। ओके, सॉरी। Second, macroeconomics is more abstruse. It describes the relationship among the aggregates so big as to the hard to apprehend, such as national income, savings, and the overall price level. The field is conventionally divided into the study of national economic growth in the long run, the analysis of short-run departures from equilibrium, and the formulation of policies to stabilize the national economy, that is to minimize the fluctuation in the growth and prices. Those policies can include spending and taxing actions by the government or monetary policy actions by the central bank, जो हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जनरली इस तरह की सभी जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उन सभी को लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस लेवल पे अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं
वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या आरबीआई की जो पॉलिसीज़ होंगी, ये सभी पॉलिसीज़ किस पे डिपेंड करेंगी? तो ये हमारी जो ओवरऑल नेशनल नंबर्स होंगे, नेशनल इकोनॉमिक नंबर्स होंगे, उन सभी के बेसिस पे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? तो हमारी नेशनल पॉलिसीज पे, गवर्नमेंट की या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उन पे फोकस करता है, जो हमारे ओवरऑल नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, एम्प्लॉयमेंट या फिर इसके अलावा जो हमारे जीडीपी होंगे उससे रिलेटेड ये फोकस करते हैं, राइट। जबकि इसके अलावा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमारी इंडिविजुअल कंपनी की जो पॉलिसी होती है उन पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट आगे चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद। अगला पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द की इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर कैरिंग द फंडामेंटल एनालिसिस। हमें कौन कौन से ऐसे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसे हम लोगों को देखना है, जिसे हम लोगों को चेक करना है, और यही सभी जो एनालिसिस के लिए हमें यूज में लेने हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हो, ग्रोथ रेट्स ऑफ नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, interest rates, budget, the balance of payment, then the infrastructure, monsoon, and and the economic and political stability। यहाँ पर ये दोनों रिपीट हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो नेक्स्ट, तो इनमें से पहला ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज ग्रोथ रेट? तो जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बेसिस पे, जो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सभी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और इनके साथ साथ जो डिफरेंट मेजर्स होते हैं, जैसे कि टोटल इनकम, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द कंट्री एज अ होल, ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं और उसे हमेशा एनालिसिस करना होता है। Okay, then the growth rate of these measures indicates the growth rate of the economy. The estimate of gross national product, net national product, and gross domestic product and their growth rates are made available by the government from time to time. कौन डिस्क्लोज करता है? तो गवर्नमेंट अवेलेबल करके देती है ये सभी चीजें, राइट। देन an economy typically passes through the different phases of prosperity known as the different stages of economic or a business cycle. Growth rates of national income is the stage of the economic cycle through which a country passes, has direct impact on the performance of the industries and the companies. While analyzing the growth rate of economy, an investor would do well to determine the stage of economic cycle though through which the economy is passing and evaluate its impact on his investment decisions. So overall जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, इनके जो नंबर्स या रिजल्ट्स होते हैं वो डिक्लेयर होता है, तो उन रेट के बेसिस पे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की एनालिसिस डिपेंड होती है, राइट। ये एक फैक्टर हमारा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, या जिसे हम लोग इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है हम लोगों को सबको पता है। इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी हैज अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो शायद हमारे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होती है इकोनॉमी की, तो वो हमारी परफॉर्मेंस, कंपनी की जो परफॉर्मेंस होते हैं उन्हें एडवर्सली इफेक्ट करता है।
इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज प्रोस्पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अगर वही इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारे लिए वो वाइस वर्सा कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द inflation is measured both in terms of wholesale prices through the wholesale price index and in terms of retail prices through the consumer price index। WPI जो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है उसे मेजर किया जाता है, और इन्फ्लेशन जो रिटेल के लिए होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारे लिए CPI होगा जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे डिनोट होगा। देन द नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के लिए तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी। A low interest rate stimulates investment by making credit available easily and cheaply. It implies lower cost of finance for companies and thereby assures higher profitability. Higher interest rate results in the higher cost of production, which may lead to the lower profitability and lower demand. The interest rate in the organized sector of the economy are determined by the monetary policy of the government and tends to the money supply. An investor has to consider the interest rates prevailing in the different segments of the economy and evaluate their impact on the profitability of the companies. So overall, पर्टिकुलर जो हमारे बोरोड कैपिटल कलेक्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो बोरोइंग ज़्यादा होगी, बोरोइंग ज़्यादा होगी तो उससे रिलेटेड बिजनेस में पैसा ज़्यादा रहेगा, बिजनेस में पैसा ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो साइमल्टेनियसली उसके लिए सेल्स के लिए भी हम लोग नेसेसरी जो मेजर्स होंगे उसे लेंगे, राइट। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट तरीके जो होते हैं उन्हें कंसीडर करके, उन सभी को कंसीडर करके यहाँ हम लोग इंटरेस्ट रेट जो होता है, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो यही सभी सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। द फोर्थ point is budget. The budget draft provides an elaborate account of the government revenues and expenditure. A deficit budget may lead to high rate of inflation and adversely affect the cost of production. Surplus budget may result in the deflation. Hence, balanced budget is highly favorable to the stock market. मतलब अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे और एक्सपेंडिचर कम होंगे तो यह हमारे लिए क्या होगा, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो कम रहेगा। इफ यही केस अगर वाइस वर्सा हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इन दैट केस ज़्यादातर इन्फ्लेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सरप्लस बजट, व्हाट इज सरप्लस बजट? जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा होगा उसका मतलब है सरप्लस बजट। तो इस तरह के सरप्लस बजट या बैलेंस बजट जो होता है वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? BOP। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज मनी रिसीट एंड पेमेंट्स अब्रॉड। जो हमारी आउटसाइड अब्रॉड कंपनीज होती हैं उनसे हम लोगों को कितने पैसे मिले और हमने कितने पैसे दिए। The difference between receipts and payments may be surplus or deficit. Balance of payment is a measure of the strength of rupee on the external account. अगर हमारे receipts ज़्यादा होंगे तो हमारी रुपी वैल्यू जो होगी वो हमारी ज़्यादा होगी। अगर पेमेंट्स कम होंगे, पेमेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी रुपी वैल्यू वहाँ पे कम होती जाएगी। If the deficit increases, rupee may depreciate against other currencies, thereby affecting the cost of imports, and simultaneously it will affect to the production and it will also affect to the sales value.
बैलेंस ऑफ पेमेंट में और द पॉइंट जो है वो है इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर कंसिडरेबली affected by the changes in the foreign exchange rate. The volatility of the foreign exchange rates affects the investment of the FII, foreign institutional investors, in the stock market. Okay. Then next point is related to the infrastructure. The development of the economy depends on very much on the infrastructure available. The availability of the infrastructure facility such as power, transportation and communication systems affects the performance of the company. An investor should assess the status of infrastructural facilities available in the economy before finalizing his investment plan. जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, ये एनालिसिस करके हम लोगों को ज़्यादातर हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट टू अफेक्टिंग फैक्टर्स जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, मानसून एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन दोनों पॉइंट्स में मानसून जो होता है द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हम लोग किसी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादातर मानसून की जो नंबर्स होंगे या मानसून के जो रिजल्ट्स या स्टैटिस्टिक्स होंगे उन्हें वहाँ पे एनालाइज करना ज़रूरी होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू वेरी अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द मानसून. The adequacy of the monsoon determines the success or failure of the agriculture activities in India. The progress and adequacy of the monsoon become a matter of great concern for an investor in the Indian continent. Similarly, the economic and political stability. A stable political environment is necessary for steady and balanced growth. Stable long-term economic policies are needed for industrial growth, and a stable government with a clear-cut long-term economic policies will be conducive to good performance of the economy. So normally अगर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो तो हमारे लिए वो फेवरेबल कंडीशन होगी, अदरवाइज वाइस वर्सा वहाँ पे उसे डिनोट किया जाता है. ओके, सो ये थे हमारे वेरिएबल्स या फिर अफेक्टिंग फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं जो हमारे लिए इंडस्ट्री के पहले जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है उसे परफॉर्म करने के लिए ज़्यादातर हमें ध्यान में लेना है. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज दैट और डेटा फॉर कैरिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, कहाँ से किस तरह से सोर्सेस मिल सकते हैं. पहला, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स. ये सभी चीज़ें हम लोगों के इंडिकेटर्स के तौर पे या फिर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमी एनालिसिस Economy analysis is the first stage of fundamental analysis and starts with an analysis of historical performance of the economy. Investment is a future-oriented activity. The investor is more interested in the expected future performance of the overall economy and its various segments. For this, forecasting the future direction of the economy becomes necessary. Normally, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हम लोग करेंगे तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग किसके बेसिस पर करेंगे, तो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सभी के बेसिस पे हम लोग इस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं. जो पास्ट परफॉर्मेंस हो या पास्ट रिकॉर्ड्स हो उनको एनालिसिस करके उनके बेसिस पे हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक की आने वाली फोरकास्टिंग या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख सकते हैं.
क्या? देन इट इज द टोटल वैल्यू. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सो इट इज टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें कितने हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. It is a measure of total economic activities over a specified period of a time and is an indicator of the level and rate of the growth of economic activities. Okay. Second thing is economic indicators. Which are the economic indicators? Economic indicators are the factors that indicate the present status, progress, or slowdown of the economy. They are capital investment, business profits, money supply, gross national product, interest rate, unemployment rate, etc., etc., etc. The economic indicators are grouped into leading, coinciding and lagging indicators. अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उनमें से फॉर एग्जांपल अगर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी शेयर की प्राइसेस या स्टॉक मार्केट की प्राइसेस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती है. वही अगर मनी सप्लाई कम हुआ या मनी सप्लाई आउटफ्लो ज़्यादा हुआ तो उसी की वाइस वर्सा सिचुएशन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है. बिजनेस के प्रॉफिट अच्छे हुए तो बिजनेस के प्रॉफिट की वजह से हमारे लिए जो डिविडेंड पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस होंगे तो वो भी अच्छे खासे होंगे, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी शेयर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी एंड वाइस वर्सा. तो इसी तरह से ये सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 ग्रुप में आते हैं, एक लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंशियल, और इन्हीं को हम लोग कंसीडर करते हैं आगे के लिए. लीडिंग इंडिकेटर्स. Leading indicators indicate what is going to happen in the economy. Leading indicators helps what is going to happen in the economy. It helps the investor to predict the path of the economy. It helps investor to predict the path of the economy. And the popular leading indicators are the fiscal policy, monetary policy, then productivity rainfall and capital investment and the stock indices. ये सभी चीजें कंसीडर होती हैं. ओके. लीडिंग इंडिकेटर्स, इनका मतलब होता है कि ज़्यादातर जो हमारी पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे इन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स में देखनी होती है, जो हमारे लिए मेजर अफेक्टिंग फैक्टर्स बन सकते हैं स्टॉक मार्केट की प्राइस मूवमेंट, स्टॉक मार्केट या फिर इंडिविजुअल प्राइस मूवमेंट ऑफ द कंपनीज की. देन लैगिंग इंडिकेटर्स. The changes that are occurring in the leading and coincidental indicator are reflected in the lagging indicator. Lagging indicators are identified as unemployment rate, consumer price index and flow of foreign funds. लैगिंग इंडिकेटर में क्या क्या आता है? सो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होंगे तो वो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगी तो वो, और फॉरेन फंड्स जो आते हैं उनसे रिलेटेड. ये सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर लेवल में या फिर लैगिंग इंडिकेटर में हम लोग को देखने होते हैं. ओके. नेक्स्ट कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर, एक जो बच गया था. The coincidental indicators indicates what the economy eats. The coincidental indicators are the gross national product, industrial production, interest rate and reserve funds. इन सभी के बेसिस पे
इन सभी के बेसिस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द नेशनल इकोनॉमी एंड the gap between the budgeted GDP and the actual GDP attained indicates the present situation. So coincidental indicators जो होता है वो हमारे leading indicators को हमारे coincidental indicators के साथ compare करके मिलता है। जैसे कि GDP जो projected GDP होगा उसे हम लोग actual GDP के साथ compare करेंगे और फिर बाद में हमारे decisions लेंगे। साथ ही साथ forecasting techniques जो हमारी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है तो उनमें आने वाली फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में बी कैरिड आउट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स अप टू 3 months, इंटरमीडिएट टर्म पीरियड 3 to 5 years and long term periods for more than 5 years. An investor is more concerned about the short term economic forecast. An investor is more concerned about the short term economic forecast. Some of the techniques of the short-term economic forecasting are discussed below. कौन सी है? तो एक anticipatory surveys, barometric और economic indicator approach, economic model building और opportunistic model building. ये सभी अलग अलग टेक्निक्स हम लोग फोरकास्टिंग में यूज करते हैं। ओके, सो जो हम लोगों ने अभी तक देखा, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में 6 पॉइंट्स, की वेरिएबल्स फॉर इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एनालिसिस। इतना बेसिक पार्ट हम लोगों को इकोनॉमी एनालिसिस में सीखना है या फिर हम लोगों ने सीखा है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वर्ड फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, और साथ ही साथ ये माइंड मास्टर फाइल भी आपके साथ शेयर करूंगा। एवरीवन, इकोनॉमी एनालिसिस में आने वाले या इकोनॉमिक एनालिसिस में आने वाले सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है?